Good morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class. Hope you all are fine. So continue the same chapter. Chapter 1, Sociology and Society. What is the name of the chapter? Sociology and Society. देखिए chapter itself describe that sociology is the study of society. So student, yesterday we have covered the topics. What is sociology? Its meaning, plurality and inequality, sociology and our common sense. And today we will discuss the topics, the material issues that went into the making of sociology. Second is why should we study the beginning and growth of sociology in Europe. Third is the growth of sociology in India. Fourth is what is social facts. So start the lecture. So students, open your book, page number 10, chapter number 1. First we will discuss the first topic, the material issues that went into the making of sociology. It means what is the material which we have discussed in the सोसाइटी. क्या मटेरियल है, क्या वो है जिसको हम सोसाइटी के अंदर डिस्कस करते हैं. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज बेस्ड अपॉन अ न्यू डायनामिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैपिटलिज्म. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि 18th सेंचुरी में हुआ था, इंग्लैंड से शुरू हुआ था, है ना. वो एक डायनामिक चेंज लेके आया. किसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. और जिसको क्या कहा गया? कैपिटलिज्म. ओके. The system of capitalism became the driving force behind the growth of industrial manufacturing. और ये जो सिस्टम था कैपिटलिज्म का, इसने क्या किया? जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग था उसको एक ग्रोथ दिया, है ना. यानी कि जो पहले चीजें हैंडमेड होती थी उसको इंडस्ट्री दी, उसको यानी कि फैक्ट्रीज का जो था डेवलपमेंट होना शुरू हुआ सोसाइटी में, है ना. कैपिटलिज्म इन्वॉल्व्ड न्यू एटीट्यूड्स एंड इंस्टीट्यूशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कैपिटलिज्म? इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट रादर देन स्टेट ओनरशिप ऑफ बिजनेसेस, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड विथ फ्री कंपटीशन एंड प्रॉफिट मेकिंग. ओके. कैपिटलिज्म इन्वॉल्व्ड न्यू एटीट्यूड्स एंड इंस्टीट्यूशन. जब कैपिटलिज्म सोसाइटी में आया 18th सेंचुरी में, तो क्या एक नया एटीट्यूड जो है सोसाइटी के अंदर आ गया, जो कि जो सोसाइटी पहले विलेज एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, अब वो मशीनरी पे, अब वो इंडस्ट्रीज पे डिपेंड हो गई, है ना. नए नए इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में आ गए और एंटरप्रेन्योर्स नाउ इंगेज इन द सस्टेन सिस्टमेटिक परस्यूट प्रॉफिट. और जो बिजनेसमैन थे वो किस चीज में इंगेज हो गए? जो उनका जो बिजनेस था वो ऐसे हो गया, सस्टेन्ड हो गया, यानी कि निरंतर चलने वाला, सिस्टमेटिक हो गया, है ना. अब उनको सिस्टमेटिकली अपने बिजनेस से प्रॉफिट मिलने लगा. The markets acted as the key instrument of productive life, and goods, services and labor become commodities whose use was determined by rational calculation. और क्या हुआ जब कैपिटलिज्म आया सोसाइटी के अंदर? तो जो गुड्स थे, सर्विसेज थे और लेबर, पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि इनको भी हम सेल कर सकते हैं. वो कमोडिटी बन गई. कमोडिटी क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना. जिसको हम बेचकर ये पैसे कमा सकते हैं. यानी कि जैसे कि क्या हुआ, अपनी सर्विस किसी को प्रोवाइड कराना या फिर लेबर, श्रम. पहले किसी ने सोचा नहीं था कि हम कहीं पे काम करेंगे तो उसके बदले हमें पैसे मिलेंगे. तो अब जो गुड्स थे, सर्विसेज थी, लेबर थे, वो क्या बन गई? कमोडिटीज बन गई, है ना. द न्यू इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज इट रिप्लेस्ड.
जो नई इकोनॉमी सोसाइटी में आई थी कैपिटलिज्म के थ्रू और इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, वो एकदम टोटली डिफरेंट थी उस इकोनॉमी से जिसको वो रिप्लेस कर रही थी। इंग्लैंड वॉज द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इंग्लैंड क्या था, सेंटर था किस चीज का, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18वीं सेंचुरी में हुआ वो इंग्लैंड से ही हुआ था। वी टेक अ क्विक लुक एट द लाइफ इन प्री इंडस्ट्रियल इंग्लैंड वॉज लाइक। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड कैसा था, देखिए, इंग्लैंड वॉज लाइक बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल वर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द ब्रिटिश। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड के जो मेन ऑक्यूपेशंस थे वो क्या क्या थे, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल मेकिंग, है ना। मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेज लाइक इन अवर ओन इंडियन विलेज। बहुत पीपल विलेज में ही रहते थे, जैसे कि हमारे यहाँ पे विलेजेस में रहते थे, है ना। देयर वर पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, द ब्लैक स्मिथ एंड लेदर वर्कर, द वेवर एंड द पॉटर, द शेफर्ड एंड द ब्रेवर। तो सोसाइटी में किस टाइप के लोग थे, ज्यादातर वर्क किस तरीके का करते थे, पीजेंट्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वहां पे ब्लैक स्मिथ होते थे, या फिर जो लेदर का वर्क करने वाले होते थे, पॉटर कुम्हार होते थे वहां पे, है ना, या फिर जो पशु चराने वाले लोग होते थे वो होते थे। लोगों का यही वहां पे बिजनेस था बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। सोसाइटी वॉज स्मॉल सोसाइटी थी, सिंपल सोसाइटी थी। इट वॉज हायरार्किकल सोसाइटी थी, लेकिन सोसाइटी हायरार्की हमारे कंट्री के जैसी नहीं थी, स्ट्रेटिफिकेशन हमारे कंट्री जैसा नहीं था। कैसा था, द स्टेटस एंड क्लास पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पीपल वर क्लियरली डिफाइंड। जो ये क्लास इनके यहाँ पे जो इंग्लैंड में क्लास वाइज स्ट्रेटिफिकेशन होता है ना, या तो अपर क्लास या तो लोअर क्लास। हमारे यहाँ कास्ट वाइज नहीं होता, हमारे यहाँ कास्ट वाइज होता है, लेकिन यहाँ पे क्लास वाइज होता है, ठीक है। Like all traditional societies, it was also characterized by close interaction with industrialization. Each of these features changed. और जितनी भी पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं उनकी तरह जो इंग्लैंड की सोसाइटी थी उसकी भी क्या विशेषता थी कि लोगों के बीच क्लोज इंटरेक्शन था पहले, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, ये जो फीचर्स थे टोटली चेंज हो गए। अर्बन सेंटर एक्सपेंडेड एंड ग्रू। जो अर्बन एरियाज थे, जो शहर के एरियाज थे, वो कैसे हो गए, ग्रू हो गए, एक्सपेंड हो गए, एक्सपेंडेड होने लगे, बढ़ने लगे, ग्रू होने लगे। इट वॉज नॉट दैट देयर वर नो सिटीज अर्लियर। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कोई सिटीज नहीं थे, बट देयर कैरेक्टर प्रायर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज डिफरेंट। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उनकी जो स्थिति थी वो चेंज हो गई, है ना, उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी। द इंडस्ट्रियल सिटीज गेव बर्थ टू अ कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ अर्बन वर्ल्ड। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो अर्बनाइजेशन हुआ, एक वो डिफरेंट कैरेक्टर के साथ हुआ, एक डिफरेंट चेंज के साथ हुआ, और जो अर्बन एरियाज को उन्होंने एक न्यू वर्ल्ड के जैसा बना दिया। आपकी बुक में यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई भी हैं अर्बन एरियाज की, कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अर्बन एरियाज थे वो किस तरीके के हो गए थे, ठीक है। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, द मटेरियल इश्यूज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी, कि जो सोशियोलॉजी का मटेरियल है, जो सोशियोलॉजी में हम रीड कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, मटेरियल है, वो यही तो है सोसाइटी में किस तरीके से चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस की वजह से क्या डेवलपमेंट होता है, या फिर क्या प्रॉब्लम्स, न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, है ना। जैसे कि अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या आया, फैक्ट्रीज नई फैक्ट्रीज बनी, तो लोग जो वर्कर्स थे उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, जो मिल मालिक थे उन्होंने, है ना। तो प्रॉब्लम एक ये हुई कि वो उनका एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। फिर क्या हुआ, उनको वेजेस कम मिलते थे, है ना। तो इन सब चीजों को लेकर जो मिल मालिक थे और जो वर्कर्स थे उनके बीच क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो गई आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और अर्बनाइजेशन ज्यादा बढ़ने लगा। जो अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ने लगी, फैमिलीज खराब होने लगी, जो क्योंकि जो विलेज एरिया के लोग थे वो वर्क करने के लिए कहाँ आने लगे, वो अर्बन एरिया में वर्क करने के लिए आने लगे, तो उनकी फैमिलीज वहां छूट गई। अर्बन एरिया में क्या हुआ, यहाँ जो स्लम्स थी, स्लम्स एरिया ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि जो पुअर पीपल थे उनके पास यहाँ पे मकान बनाने के लिए नहीं थे, जो वर्कर्स थे, है ना। वर्कर्स को तो वैसे ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो एक डिफरेंट प्रॉब्लम ये हो गई, है ना। तो
अर्बनाइजेशन के थ्रू क्या हुआ, डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन साथ साथ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। तो यही जो प्रॉब्लम्स है, यही जो सोशियोलॉजी है, उसका स्टडी मटेरियल है। ठीक है। So students, now we will discuss our next topic. Why should we study the beginning and growth of sociology in Europe? सोशियोलॉजी की ग्रोथ यूरोप में किस तरीके से हुई, इसकी स्टडी हमें क्यों करनी चाहिए, ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। मोस्ट ऑफ द इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑल्सो डेट बैक to a time when European society was undergoing tumultuous changes in the 18th and 19th centuries with the advent of capitalism and industrialization। जब 19th 18th सेंचुरी में यूरोपियन सोसाइटी में जब आ गया, जब चल रहा था, तो वहां की जो सोसाइटी थी वहां पर बहुत सारे चेंजेस हुए, एकदम से बहुत सारे चेंजेस आए, जो कि किसका विषय बने, सोशियोलॉजिकल ये कंसर्न का विषय बन गए, है ना। मैनी ऑफ द इश्यूज दैट वर रेज देन, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो वहां पर खड़े हुए, जैसे कि अर्बनाइजेशन और फैक्ट्री प्रोडक्शन आर प्रेटिनेंट टू ऑल मॉडर्न सोसाइटीज। जितने भी अर्बनाइजेशन हुए या फिर फैक्ट्री के प्रोडक्शन थे, सभी किसी भी जो मॉडर्न सोसाइटी होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो वहाँ का अर्बन एरिया होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, इंडस्ट्रियल एरिया वेल डेवलप्ड होता है ना, तो वो एक मॉडर्न सोसाइटी होती है। इवन दो दियर स्पेसिफिक फीचर्स में वेरी, जबकि उनकी जो वो है फीचर्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी भी मॉडर्न सोसाइटी के लिए फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन जरूरी है ना। इंडीड इंडियन सोसाइटी विद इट्स कॉलोनियल पास्ट एंड इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी इज डिस्टिंक्ट। द सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट दिस। जबकि भारतीय समाज जो था वो अपने कॉलोनियल पास्ट के साथ एक, जिसे हम कह सकते हैं, एक इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी से परिपूर्ण था, है ना। इन दिस सो, इस वजह से कि हम लोग वाई फोकस ऑन यूरोप ऑफ दैट टाइम, इसलिए इनकी वजह से जितने भी चेंजेस अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जितने भी चेंजेस सोसाइटी में आए, और ये जो अर्बनाइजेशन और सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, ये टर्म कहाँ से शुरू हुई, यूरोपियन सोसाइटी से शुरू हुई। तो इस वजह से हम लोग ये जो स्टडी करते हैं सबसे पहले सोशियोलॉजी की, जो कि यूरोपियन सोसाइटी से शुरू हुई है, तो उसकी स्टडी करनी हमारे लिए जरूरी हो जाती है सोशियोलॉजी में। ठीक है। और क्या है, फॉर अवर पास्ट एज इंडियंस आर क्लोजली लिंक्ड टू द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म एंड कलोनियलिज्म। और ब्रिटिश कलोनियलिज्म की वजह से जो हमारा पास्ट है, हमारी हिस्ट्री है, वो भी इसकी वजह से ब्रिटिश कैपिटलिज्म से जुड़ी हुई है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने काफी दिन तक हमारी जो कंट्री है उस पर राज किया है, तो कहीं ना कहीं हम इससे जुड़े हुए हैं। कैपिटलिज्म इन द वेस्ट entailed a world-wide expansion। जो कैपिटलिज्म हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, उसने वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे वर्ल्ड पर अपना प्रभाव छोड़ा, है नहीं। नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो बच्चों, अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, सोशियोलॉजी ग्रोथ की बात करते हैं इंडिया में, तो हमारे इंडिया में सोशियोलॉजी तो बहुत सालों से, हजारों सालों से एग्जिस्ट करती है। हमारे जो ग्रंथ हैं, होली बुक्स हैं, हमें सिखाती हैं कि आपको किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है, किस तरीके से आपको अपना रोल प्ले करना है, किस तरीके से स्टेटस को मेंटेन आपको सोसाइटी में अपना करना है। और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी की, वो काफी सालों से हमारे उसमें जो है सोसाइटी में वर्क करती आ रही हैं, जैसे कि फैमिली है, विवाह है, ये सब चीजें, ये सारी सोशल इंस्टीट्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी सोसाइटी में अपना वर्क हजारों सालों से करती हुई आ रही है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं एज सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कब से पढ़ाना शुरू हुआ सोशियोलॉजी, तो वो 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय से पढ़ाना शुरू हुआ, मुंबई यूनिवर्सिटी से। और प्रोफेसर जीएस घुरिये इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सोशल फैक्ट। तो दिस टर्म इज गिवन बाय इमाइल दुर्खाइम। इमाइल दुर्खाइम ने टर्म दी थी, इनकी एक बुक थी, बुक का नाम था द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स।
ये बुक का नेम है, ठीक है। ये बुक थी जिसमें इन्होंने अपनी ये सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लियर यू दैट सोशियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 स्कूल्स। स्कूल्स मीन्स विचारधारा, ठीक है। फर्स्ट इज फॉर्मल स्कूल एंड सेकेंड इज सिंथेटिक स्कूल। अकॉर्डिंग टू फॉर्मल स्कूल, सोशियोलॉजी स्टडीज द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस, है ना। और जो इसको सोशियोलॉजिस्ट जो है जो इसको फॉलो करते हैं वो है मैक्स वेबर, है ना, जॉर्ज सिमेल। एंड अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक स्कूल, ये किस चीज को इम्फेसाइज करते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस, है ना, इट इज नॉट अ जर्नल सब्जेक्ट, है ना। तो ये जो है ये एक इसको साइंटिफिक सब्जेक्ट मानते हैं सिंथेटिक स्कूल वाले, और इसको जो फॉलो कर रहे हैं सोशियोलॉजिस्ट वो कौन कौन से, दुर्खाइम, इमाइल दुर्खाइम है, हॉबहाउस है या सोरोकिन है ना। ये इस तरीके के 2 स्कूल्स हैं जो, लेकिन जो सिंथेटिक स्कूल को फॉलो करते हैं उनमें से एक है हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सोशल फैक्ट दिया का कॉन्सेप्ट दिया है, इमाइल दुर्खाइम। और वो मानते थे कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस, है ना। और जैसे कि अदर साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के अपने फैक्ट्स होते हैं, इसी तरीके जो सोसाइटी है उसके भी कुछ सोशल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। व्हाट आर सोशल फैक्ट्स? देयर आर वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग्स एंड एक्टिंग दैट आर एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिविजुअल्स एज एक्सटर्नल एंड कंस्ट्रेनिंग एंड दैट आर जनरल थ्रू आउट द सोशल ग्रुप। सो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, ऐसे वेज होते हैं जो इसके द्वारा जो इंडिविजुअल्स है वो थिंक करता है, फील करता है या फिर एक्ट करता है, बिहेव करता है सोसाइटी के अंदर, है ना। और वो बिहेव कैसा होता है, वो थ्रू आउट द सोशल ग्रुप, वो जो है वो फैक्ट है वो पूरे ग्रुप के द्वारा उसको माना जाता है। इमाइल दुर्खाइम एम्फेसाइज ऑन द सोशल फैक्ट। जो इमाइल दुर्खाइम में जो सोसाइटी में प्रेजेंट हैं सोशल फैक्ट्स इनको एम्फेसाइज करते हैं उनके ऊपर। और ही टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और वो कहते हैं कि ये जो सोशल फैक्ट्स है ये इंडिविजुअल और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, यानी कि व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति भी इनको मानता है और जो कलेक्टिव यानी कि ग्रुप है वो उनकी कॉन्शियसनेस भी उसके उन फैक्ट्स के साथ होती है। ऑल थॉट्स, आइडियाज और इन्वेंशंस डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल्स। जितने भी ये फैक्ट्स हैं, आइडियाज हैं, थॉट्स, इन्वेंशन हैं, जो भी किए जाते हैं वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा किए जाते हैं। व्हेन एक्सेप्टेड एंड अडॉप्टेड बाय लॉन्गर ग्रुप बिकम पार्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। लेकिन जब एक बड़े ग्रुप के द्वारा इनको फैक्ट्स को जो ये न्यू को बिहेवियर कह सकते हैं हम, इनको किसी लार्ज ग्रुप के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाते हैं। जैसे कि कोई भी नया विचार हम कह सकते हैं, जैसे कि कोई कॉन्टिनेंटल फूड है ना, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन ने वो बनाया, फिर उसके बाद किसी दूसरे ने खाया, तीसरे ने खाया, सबको अच्छा लगा, तो वो क्या बन गया, है ना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन गई, एक फैक्ट बन गया कि वो अब सबको खाना है। या फिर हम सब कैसे इस दूसरे कैसे कि गेहूं अगर हम कच्चा खाने लगे, है ना, गेहूं कच्चा खाएंगे तो वो कैसा लगेगा, या फिर हम उसकी रोटी बना के पका के उसको खाएंगे तो वो कैसा लगेगा। तो ये जो फैक्ट्स होते हैं ये सब चीजें इंडिविजुअल के द्वारा इन्वेंट किए जाते हैं। लेकिन जब इनको जो किसी कोई लार्ज ग्रुप है उसकी परमिशन मिल जाती है या फिर कोई लार्ज ग्रुप इसको अडॉप्ट कर लेता है तो वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाती है सोसाइटी की। तो दीज आर द सोशल फैक्ट्स। ही स्टेटेड दैट सोसाइटी इज एक्सटर्नल टू मैन। आगे वो कहते हैं कि सोसाइटी के लिए जो सोशल फैक्ट्स होते हैं एक्सटर्नल होते हैं, बाहरी होते हैं, है ना, यानी कि हम इनको देख सकते हैं ये लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, है ना। इट इन्फ्लुएंसेस अवर एंटायर लाइफ। और ये जो फैक्ट्स होते हैं ये हमारी एंटायर लाइफ को, पूरी लाइफ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी हैविंग अवर ओन स्पेसिफिक प्लेस इन द सोशल सिस्टम। और हम वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड वी हैव अ स्पेसिफिक प्लेस इन द सोसाइटी, है ना। वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी बट वी हैव अवर ओन स्पेसिफिक प्लेस इन दिस सोशल सिस्टम कह सकते हैं हम, है ना, सोशल सिस्टम। तो दीज आर द सोशल फैक्ट्स जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि हम जिनको लेकर हम बिहेव करते हैं सोसाइटी में, ये सोशल फैक्ट्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द
social facts which influence the society. And today we have covered the topics, the material issues that went into the making of sociology, material issues like industrialization, like capitalism, like urbanization, है ना, and why should we study the beginning and growth of sociology in Europe and the growth of sociology in India, and social facts, है ना. So students, this is your homework. Read this box and tell me what is this, है ना, how it is related to the society. ठीक है. So students, if you have any problem, any doubt, you can call me or text me. So this lecture is over now. Jai Hind, bye bye.